द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम लोग महामैराथन क्लास हिंदी का लेके आए हैं, जो कि आपका चैप्टर वाइज है। तो इस पहले मैराथन में हम कुछ इस तरीके से चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आपका पहला होगा हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास से रिलेटेड होगा। दूसरा इसी में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड। तीसरा आपका जो चैप्टर होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया एवं क्रिया विशेषण के भेद से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो लगभग ये आपको एक एक चैप्टर से 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आज से आपका चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ रूबरू कराते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। और एक विशेष सूचना ये है मेरे भाई कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो कठिन प्रश्न है वो तो सबके लिए कठिन है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। ये सत्य बातें हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में 10-10, 20-20 बार पूछे गए हैं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। तो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका मटेरियल है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहे हैं पृथ्वी रासो किस काल की रचना है। तो मेरे साथी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो आपका ऑप्शन सही होगा। तो पृथ्वी रासो ये किस काल की रचना है, तो आपको पता है कि ये पृथ्वी रासो जो है आदिकाल की रचना है। और इसके रचनाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो रचनाकार जो हैं वो चंद्रबरदाई जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरे में कह रहे हैं आल्हा के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है आल्हा के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगनीक जी, बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो इसका आपका 3rd डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपसे कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत के परिवर्तित रूप ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी यहाँ से। तो आपसे जो क्वेश्चन कहा है ये कहा है कि हिंदी की उत्पत्ति, तो हिंदी का उत्पत्ति इसमें आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत से हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें से कह रहे हैं निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश सामान्यतः नहीं बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली आपकी नहीं बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली, ये आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली जो भाषा होती है, मैथिली हो गई, मगही हो गई और भोजपुरी, ये आपकी बिहारी हिंदी से रिलेटेड होते हैं। बाकी आपका ब्रज, अवधी और खड़ी बोली ये आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला इस आपके सामने है। कह रहे हैं कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो मेरे साथी आपको बताना है कि हिंदी के, आप जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, आपकी भोजपुरी हिंदी होती है और पहाड़ी हिंदी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा सी मराठी, ये आपकी उपभाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं हिंदी भाषा किस लिपि से में लिखी गई है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। तो ये आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, आपकी देवनागरी लिपि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है। तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम देशज भाषा कौन सी थी, ठीक ना। प्रारंभ में कौन सी भाषा
बोली जाती थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, बिल्कुल सही आंसर होगा, भारत की देशज भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, वो आपको सन बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। 1500 ईसा पूर्व में आर्य भाषा का विकास हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई। तो पूर्वी हिंदी मेरे साथी आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी जो आपकी है वो सौरसैनी से है, और जो आपका बिहारी है वो आपका क्या है, मगधी अपभ्रंश से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में आपको बताना है, कह रहे हैं कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसमें से बताना है कि राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाती बोली, ये आपकी कहाँ की है, राजस्थान की है। और बाकी आप जानते हैं मगही ये बिहारी हो गई, कन्नौजी ये पूर्वी हिंदी के पश्चिमी हिंदी से रिलेटेड है, और बघेली छत्तीसगढ़ी अवधी ये आपका क्या है, पूर्वी हिंदी से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में। तो आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश नेपाली, ठीक ना, तो नेपाली की जो लिपि है वो भी आपकी क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की आप जानते हैं गुरुमुखी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी में मेरे साथी कन्नौजी हो गया, खड़ी बोली हो गई, ब्रज बोली हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कन्नौजी ये आपका क्या होता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी मेवाती आपका राजस्थानी हो गया, मगही ये आपका भोजपुरी मतलब बिहारी, और बघेली आप जानते हैं ये पूर्वी हिंदी से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डॉक्टर रूपचंद्र पारिख के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे। तो आपको बताना है कि रूपचंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक किसको माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रास दा तासी ये इसका क्या हो जाएगा मेरे साथी, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए ग्रासा दा तासी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं 14 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं चारण काव्य की भाषा आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, डिंगल बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हैं विद्यापति की पदावली की भाषा आपको बतानी है कि पदावली किस भाषा में लिखी गई है, और वो किसके द्वारा, विद्यापति जी के द्वारा। तो 15 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे साथी वो ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो पदावली जो आपकी है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय आपको बताना है। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के समय को आप क्या कहते हैं। तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा संक्रांति काल इसे कहा जाता है। तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो ये आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा 17 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है। चलिए, सरहप्पा के अन्य नाम आपको बताना है कि सरहप्पा का अन्य नाम क्या था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सरोज वज्र और राहुल वज्र, ये बिल्कुल दोनों सही हैं। तो सरहप्पा नाम से दोनों को जाना जाता था। तो ये आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, 19 नंबर में आपको बताना है मेरे भाई। 19 में कह रहे हैं हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी बिल्कुल पुष्पदंत जी को हिंदी का आदि काव्य माना जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर आपको बताना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। का प्रथम महाकाव्य क्या था? तो प्रिया प्रवास, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो आप जानते हैं कि बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई और ब्रज, ये सब पश्चिमी के अंतर्गत आते हैं। जबकि बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कौन सी नहीं है? तो आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये आपको पता ही होगा। आप जानते हैं कि पहले पौली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश, फिर आपका हिंदी का विकास हुआ ना। अपभ्रंश के बीच में कहीं कहीं पे आवहट। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से फिर हिंदी में रूपांतरित हुआ। और सबसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ जो हुआ है हिंदी का, वो अपभ्रंश में हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे साथी हिंदी दिवस आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 मतलब 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्र नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और संविधान में आप जानते हैं कि इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद में, वो आपका 343 से 351 के बीच में है और भाग 17 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहे हैं भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली। तो आप भारत में हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती होगी। तो 24 का जो सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर में आपकी बांग्ला बोली जाती है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर तमिल, उसके बाद तेलुगु भारत में बोली जाती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में आर्यवर्ष भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन मिला था, 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भाषा का विकास हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 26 का। क्योंकि आप जानते हैं कन्नौजी, अवधी और ये बांगरू, ये सब हिंदी से रिलेटेड हैं। लेकिन तेलुगु, अभी हमने आपको बताया कि ये दक्षिण भारत में बोला जाता है और इसी को द्राविड़ परिवार की भाषा भी कहा जाता है। जैसे कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तो ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो ये आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो आपको बताना है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं।
तो आप ये अभी हमने चर्चा किया था, इसको हम लोग किस में रखते हैं, राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो 27 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डूडांडी बोली है, तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी की है या फिर उत्तरी। तो ये बहुत सटीक अगर आपको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान में ये बोली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ये आपको बताना है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ये आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि संस्कृत के बाद आपकी क्या आई थी, पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर आपका अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहे हैं अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये आपको 30 में जो सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा 30 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है और सबसे पुरानी लिपि इसी को माना जाता है। चलिए और खरोष्टी आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी, तो बहुत बार हमने जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ी हो गई, बघेली हो गई और अवधी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा ये आपको बताना है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपकी क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई, कन्नौजी हो गई, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए कह रहे हैं मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये आपको बताना है, मगही हो गई, मैथिली हो गई और भोजपुरी। तो मेरे साथी ये किसकी उपभाषा की है, तो बिहारी उपभाषा की बोली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि सौरसैनी अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है। चलिए सौरसैनी से खड़ी हो गई और ब्रज हो गया, कन्नौजी, ये सब सौरसैनी अपभ्रंश से हैं। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। कह रहे हैं बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बार बार चर्चा कर रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। आपको ये चीज़ें रट गई होंगी, इतनी बार क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम आपको बताना है कि पूर्वकालीन प्राकृत के पहले क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि पौली, उसके बाद प्राकृत आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया और पौली के पहले संस्कृत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। और मेरे भाई ये जितना भी प्रश्न है ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए इसमें आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, अवधी, ये गलत हो जाएगा आपका। ब्रज, बघेली, तो खड़ी बोली और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अवधी, कन्नौजी। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसमें आपको पश्चिमी हिंदी की दो युग्म आपको बताना है। तो कन्नौजी ये आपकी पश्चिमी है, जबकि अवधी पूर्वी है। ये ब्रज जो है आपकी क्या है, पश्चिमी है, जबकि ये क्या है आपकी बघेली जो है पूर्वी है। छत्तीसगढ़ी और बागरू ये नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई डी बिल्कुल। खड़ी बोली और बुंदेली ये क्या है, पश्चिमी की दो बोलियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश
से विकसित बोली आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी से विकसित बोली कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब होगा बघेली इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो अपभ्रंश को मेरे साथी पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, चंद्रधर शर्मा जी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। तो सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का जो सही जवाब होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थानी हिंदी का विकास जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश उपभाषा से। चलिए 41 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली आपकी क्या है, पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो 41 का मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 41 में बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिहारी ये आपकी क्या है पूर्वी हिंदी से रिलेटेड नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं मेरे साथी कितनी हैं, 5 हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला आपका राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई और पहाड़ी हिंदी हो गई। तो 5 इस तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको बताना है कि अवधि का उद्भव उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि जो है अर्धमागधी से उत्पन्न हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, विद्यापति जी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ये आपको बताना है कि खड़ी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है। तो ये आपको पता है कि मेरठ के क्षेत्र में खड़ी बोली आपकी क्या होती है, बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, काशिका बोली बनारस, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है। तो द्राविड़ परिवार की मेरे भाई अभी हम लोगों ने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कन्नड़। ये जो है कर्नाटक, तमिल, मलयालम, ठीक ना, ये सब बोलियाँ जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं उसी को आप क्या कहते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएँ। और टोटल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22। चलिए इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं तुलसी कृत विनय पत्रिका किस भाषा में है। तो ये आपको बताना है कि विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में तुलसी द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा ब्रज भाषा, क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसी जी ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपकी बिहार में बोली जाती है। अगला सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का जो सही जवाब होगा डी बिल्कुल सूरदास जी द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये श्री कृष्ण जी के, ठीक ना, परम भक्तों में से जाने जाते हैं। तो इनके द्वारा जितनी भी लिखी गई हैं लगभग वो ब्रज भाषा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है
कह रहे हैं बुंदेली का क्षेत्र आपको बताना है कि बुंदेली जो बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी, जालौन, दतिया में ये बुंदेली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है कि 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भाषा इसमें से कौन सी नहीं है। तो पंजाबी ये आपकी क्या है, प्राचीन भाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बोली जो आपकी है वो बिहारी नहीं है। तो आप जानते हैं कि भोजपुरी हो गई, मगही, मैथिली ये बिहारी है, जबकि जयपुरी ये आपका क्या है, राजस्थानी बोली है। तो मेरे साथी इस तरीके से आप लोगों ने साहित्य एवं भाषा का इतिहास से रिलेटेड आपने 54 क्वेश्चन देखें। अब अगला जो हम लोग वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका सेट होगा वो वर्णमाला से रिलेटेड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका टोटल हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड है। पहला सेट जिसमें आप लोगों ने 54 क्वेश्चन को कवर किया। ये अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये इसमें आपको हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन में यहाँ से हमसे कहा है कि का उच्चारण स्थान बताना है। तो मेरे साथी का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 25 ये आपके क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं और 5-5 वर्णों में हम इनको क्या किए हैं, बांट लिए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, का जो उच्चारण होता है वो आपका क्या होता है, कंठ से ना। और ये तालु आप कह सकते हैं, तालु का जो उच्चारण होता है, जो आपका चा वर्ग जितने भी होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तालु से उच्चारण होते हैं। मूर्धा का उच्चारण आप जानते हैं कि टा वर्ग जो आपका स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो मूर्धा का उच्चारण वहाँ से होता है। दंत का उच्चारण ता वर्ग से जितने भी स्पर्शी व्यंजन हैं, ठीक ना, तो दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है। और आप जानते हैं कि होस्ट से पा वर्ग का उच्चारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बतानी है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी, हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु है। तो आपको बताना है कि तालु से किस वर्ग का उच्चारण होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तालु से जो है तालब वर्ग का उच्चारण होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चा वर्ग का उच्चारण इसी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं का, गा, जा, फा ध्वनि किसकी है। तो ये आपको बताना है। तो ये आप जानते हैं कि ये ध्वनि किसकी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का जो राइट आंसर होगा इसका संस्कृत की ये सब ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है कि कौन सा है। तो मेरे भाई जो टा वर्ग होता है ये सभी ध्वनियाँ आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका उच्चारण भी मूर्धया से होता है। इसमें आपको बताना है कि ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो ए का उच्चारण स्थान जो होता है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 6 का, ये कंठ तालब्य से ए का उच्चारण होता है। ए हो गया, ऐ हो गया, ये आपका क्या होता है, कंठ से ना, कंठ तालब्य से। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। 8 नंबर में कह रहा है कि ऊष्म, इसमें से आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
ये सा और हा इसी में आपका आ जाता है, वो भी ऊष्म व्यंजन है, ठीक ना। और गा जो आपका है ये आपका स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ का आपको बताना है कि इसमें से आप संयुक्त व्यंजन ज्ञ है तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आधा जा और इया ये इसी से ये मिलके ज्ञ बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन आता है। तो ये आपको बताना है किस क्रमांक में आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी या, वा, रा, ला, ये चार जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बताना है कि वा व्यंजन है तो अभी ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया, वा जो आपका है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा या, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है। तो फा ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, छा, त्रा, ज्ञा, ये आपका क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। तो मेरे साथी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। कंठ तालु से ए का उच्चारण होता है। ओ का उच्चारण आप जानते हैं कि कंठ और होस्ट से होता है। तो 13 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो टा वर्ग का मेरे साथी आपको बताना है। तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा ये तीनों टा वर्ग के हैं, जबकि धा ये आपका नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो धा है वो ता वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए कह रहे हैं डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच है, जर्मन है, अंग्रेजी है, रूसी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा अंग्रेजी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन के बारे में बताना है कि कौन सा आपका अस्पर्श व्यंजन है। तो जो इसका सही जवाब होगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऊष्म के अंतर्गत आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन, और ये आप या, रा, ला, वा अंतस्थ के अंतर्गत आता है। तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आपको बताना है कि ऊष्म ध्वनि है। तो ऊष्म ध्वनि मेरे साथी ये डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं। ये आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर, ये किसी की सहायता से इसका उच्चारण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो इसमें आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा है आपका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19 में बी बिल्कुल सी नंबर, ये आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ए किन दो ध्वनियों से मिलकर बना है। तो मेरे भाई ये आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये आपका ए इससे ना इसका जो सही जवाब होगा, और वो आपका ये हो जाएगा, और ये आप जानते हैं कि आओ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं या वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो या वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा तालु, इसका सही आंसर होगा तालु या तालव्य से। चलिए, इया वर्ग का उच्चारण आपको बताना है कि इया का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो मेरे भाई इसका पहले ही क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, या का उच्चारण स्थान मेरे भाई तालु से, बिल्कुल सही जवाब है। और 22 का जो सही आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर होगा मूर्धा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि तालब और नासिक है, तो इसमें से कौन सा आपका वर्ण है जो तालब्य है और नासिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 22 का जो सही आंसर होगा मेरे साथी, ए सही आंसर होगा। 22 का जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि तालब और नासिक ध्वनियों के बारे में आपको बताना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा 23 का। चलिए 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में आपको बताना है, कह रहे हैं निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा होस्ट नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पा वर्ग का उच्चारण ही होस्ट से होता है, तो टा ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये होस्ट से इसका उच्चारण नहीं होता है, मूर्धा से होता है। चलिए उच्चारण की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ग का उच्चारण आपको स्थान बताना है। तो का जो सभी वर्गों का मतलब का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उसका जो उच्चारण होता है वो आप जानते हैं कहाँ से होता है, कंठ्या से होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि ये जो सा सा स दिया और हा दिया गया है ये आपको व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको उस व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इसमें से आपको बताना है कि कंठ ध्वनियाँ आपकी कौन सी है। तो का और खा ये आपकी क्या हो जाएंगी, कंठ ध्वनियाँ होंगी। चलिए इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं चा छा जा झा या ये ध्वनि क्या कहलाती हैं। तो ये ध्वनि जो आपकी कहलाती हैं मेरे भाई 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा, चा का उच्चारण तालव्य से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है हिंदी वर्णमाला संयुक्त अक्षर कौन सी है। तो संयुक्त अक्षर मेरे साथी पहले ही क्वेश्चन ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आप लोग बताते चलिए, कह रहे हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि हिंदी में टोटल वर्णों की जो संख्या है 52 सही जवाब होगा। चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला आपको बताना है कि किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक ना, वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है कि महाप्राण वर्ग कौन सा है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन के दूसरे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। खा और गा ये महाप्राण है। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं उच्चारण तालु से होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु से किसका उच्चारण होता है। तो यहाँ से देखिएगा चा मिल गया, तो मतलब झा और ये सा का उच्चारण भी किससे होता है, तालु से।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं खा का क्रम आपको बताना है। तो खा का आप जानते हैं कि जो शब्दकोश में क्रम होता है वो क्या होता है, का के बाद ही तो आता है खा। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी 35 का जो सही जवाब होगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये इसका जो उच्चारण होता है वो मूर्धास। कह रहे हैं कि 35 का जो सही जवाब होगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से नहीं होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मूर्धा से नहीं होता है। तो जो था का उच्चारण होता है मेरे साथी ये मूर्धा से नहीं होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से नहीं है। तो ये आपको बताना है कि किसका उच्चारण स्थान तालु से नहीं है। तो चा वर्ग का उच्चारण ही आप तालु से करते हैं। और अभी आपको मिला था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये दंत से होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ। विसर्ग का उच्चारण आपको बताना है। कह रहे हैं विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो जो विसर्ग का उच्चारण होता है मेरे साथी डी बिल्कुल सही जवाब होगा। वो हा, ठीक ना। विसर्ग जैसे आप प्रातः लिखते हैं ना, अतः लिखते हैं, तो ये जो है ये आपका क्या होता है, विसर्ग। तो वही आपसे पूछा है कि विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है। तो वो हा की भांति होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रत्येक वर्ग के अंतिम ना, हिंदी के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग को वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नासिक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्वरों का जो रूप व्यंजन के स्थान पर जोड़ा जाता है उसे आप लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मात्रा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें से कह रहे हैं कि चा वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो चा वर्ग का मेरे भाई आप जानते हैं कि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन नासिक है। तो इसमें से आपको बताना है कि नासिक आप जानते हैं कि मा ना, आप ये कह लीजिए कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उसका जो लास्ट प्रत्येक वर्ग का लास्ट जो अक्षर होता है 5वां, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, नासिक के अंतर्गत। चलिए, तो 41 का जो सही जवाब होगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्वर दीर्घ है। तो इसमें से आप बताइएगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 42 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान मेरे भाई होस्ट से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं री स्वर नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ये भी आपका है, ये भी इसमें भी है। तो रिवाज में नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये वर्णमाला से आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी है। तो 45 का ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला का 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण के भेद से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।